4 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे की है। 15 जुलाई को पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने वाराणसी में तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी बड़ी खबर बसपा अध्यक्ष मायावती के उस बयान की है जिसमें उन्होंने यूपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि ये सरकार की नीति और नियति दोनों पर शक और सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों के उन खुलासों की है जिसमें टेरर फंडिंग से लेकर हथियारों की डील और कानपुर में एक प्रोफेसर से लेकर देवबंद तक के आतंकी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। चौथी बड़ी खबर माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। हालांकि बैरक में टीवी लगाने की उसकी ये मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन खाना, मच्छरदानी में समेत कुछ और जरूरी चीजों को लिस्ट में बढ़ा दिया गया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवक पहले राइफल से खुलेआम फायरिंग करता है, उसके बाद उसने पिस्टल से फायरिंग की। इस दौरान ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ये वीडियो पुलिस की प्रशासन के संज्ञान में आया, आनन फानन में पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और युवक की तलाशी शुरू की। चिन्हित करके उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने अब छापेमारी भी शुरू कर दी है। तो ये दो तस्वीरें देखिए जहां टशन के लिए राइफल से फायरिंग करती ये ना सिर्फ तस्वीरें बल्कि वीडियो को इन्होंने खुद ही वायरल किया। जैसे ही पुलिस महकमे के पास ये वीडियो आई, अब तलाश धरपकड़ जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि एक लड़का फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है एवं उसके पास एक अन्य लड़का खड़ा हुआ है। इसमें वो दो हथियारों से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। पहले वीडियो में वो एक राइफल नुमा हथियार से फायरिंग कर रहा है और दूसरे में एक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। लड़के को चिन्हित कर लिया गया है। उसके संभावित कानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। बहुत ही जल्द उसको गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग की ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के लोनी कॉलोनी से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हवाई फायरिंग की जा रही है। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश बेशक नाकाम हो गई है, लेकिन इसके बाद हो रहे खुलासों ने सबकी नींद उड़ा दी है। आकाओं के इशारे पर आतंकियों ने यूपी को दहलाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन खबर है कोरोना काल, लॉकडाउन के चलते अपनी साजिशों को अंजाम नहीं दे पाए। अब इनकी साजिश का कनेक्शन खंगालते हुए जांच टीम ताबड़तोड़ कार्रवाइयों में लगी हुई है। 3 शहरों से इन आतंकियों के कनेक्शन की बात तो सामने आ चुकी है। इनके मददगारों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। साथ ही खुफिया रिपोर्ट के आधार पर जगह जगह अलर्ट जारी है। एबीपी गंगा आतंकी साजिश और एक्शन का एक अपडेट आपको बताते चल रहा है। लखनऊ में यूपी एटीएस ने जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनमें एक आतंकी मसीदुद्दीन की पत्नी और मां का कहना है कि उनका पति निर्दोष है। मिन्हाज से उनकी कोई दोस्ती ही नहीं थी। उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाई है। पति मसीदुद्दीन निर्दोष हैं, जांच करके इन्हें छोड़ दिया जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं। सर सब शादी वर्दी में थे, इतवार के दिन आए, वो बैठे हुए थे, करीब 11:30 बजे का टाइम था। इन्होंने आवाज़ दी तो हम निकल के गए, तो इनके हमने बताया हमने कोई आया है, तो इनके अब्बू खुद ही बाहर चले गए। कहने लगे जी सर क्या हुआ, तो कहने लगे कि जो है आइए यहाँ आइए, पूछिए मुशीरुद्दीन किसका नाम है, तो बताइए मेरा नाम है। तो कहने लगे यहाँ आइए, कितने 8-10 थे, सब पकड़ के ले जाने लगे। ये बेटी है मेरी, इसको शुगर की दिक्कत है। ये रोने लगी, कहने लगी मेरे अब्बू को कहाँ ले जा रही है, बहुत रोने लगी। तो कहने लगे हटो नौटंकी कर इससे कहीं, तो इसका शुगर एकदम घट गया था, रो रही थी इतना। हमने चेक किया तो शुगर घटा हुआ था। फिर उसके बाद में वो लोग कहने लगे कि आप इसको ऑटो से लेके आ जाइए, हम लोग आगे इनको लेके चले, हम उसी गाड़ी में बैठने लगे। लेकिन कहने लगे कि उसको आप लेके आइए। हम उसको लेके गए, करीब 1-1.5 घंटा हम वहाँ रहे, बैठे रहे। मेरे सामने गाड़ी में नहीं निकाला उनको, हम उनके पास आए तब तक कि उन्होंने नहीं निकाला। ये बेटी मेरी रोती रही।
तो आपने सुना मसरूद्दीन की पत्नी जो अपनी आप बीती बता रही थी, अपने साथ जो हुई उसको वो कह रही थी कि शुगर का पेशेंट है और तमाम तरीके की दलील सामने रखी और कुल मिला के वो चाहती है कि उसकी गुहार सुनी जाए। या वो तो बैठा था मेरे पास, चाय पी के बैठे थे, हमको सुबह चाय पानी खिला के जब घर से निकलते बेचारे चाय पानी करके बैठे थे, बनियान पहने हुए। अब आई पुलिस, आवाज़ दी, ये बेचारे कहीं देखी जाके दुल्हन, कहीं कोई है, गए उठ के झट दरवाजा खोली, कहीं सर क्या बात है, कहीं बाहर आइए, निकल के बाहर गए, हाथ पकड़ के लेके चले गए, कहीं चलिए थाने तब बताए, वहाँ तलक ले गए, थाने तलक, ये भी पीछे पीछे गई, लड़की थी छोटी। आजमगढ़ के माफिया और अजित सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में शामिल माफिया अखंड सिंह लगभग 2 करोड़ की संपत्ति इसकी जब्त होगी। पुलिस महकमे द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जब्त करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अखंड पर अजित हत्याकांड के अलावा वाराणसी में हुए ट्रांसपोर्टर हत्याकांड का भी आरोप है। 6 जनवरी को लखनऊ के कठौता चौराहे के पास अजित सिंह हत्याकांड में अखंड प्रताप सिंह माफिया ध्रुव कुमार सिंह के साथ मुख्य आरोपी है। अजित सिंह की हत्या के लिए अखंड ने ही शूटरों का इंतजाम कराया था और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा भी अखंड पर दर्ज है। गैंगस्टर के तहत कार्रवाई को लेकर पुलिस महकमा काफी दिनों से सक्रिय है। देखिए, जनपद में जो भी माफिया हैं और उन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। 2 गांव हैं, ग्राम जमुआ और नदुआ। इसमें माफिया के द्वारा जो ज़मीन है बिना किसी मतलब जो आय का स्रोत है वो अवैध तरीक़ों से उसको आय से वो ज़मीन अर्जित की गई है। तो करीब उनकी वैल्यूएशन दोनों गाँव में मिलाई जाए तो 1 करोड़ 83 लाख की बनती है। तो उन ज़मीन की कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं और तहसीलदारों को कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्दी वो कुर्क कर ली जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की अवैध संपत्ति के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पुलिस अपराधियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त तो कर ही रही है, साथ में उनकी संपत्ति को कुर्क भी किया जा रहा है। श्रावस्ती में हिस्ट्री शीटर अजित के आज बड़े पैमाने पर संपत्ति की कुर्की हुई है। हिस्ट्री शीटर अजित के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 करोड़ 45 लाख 7 हजार की संपत्ति को कुर्क किया है। अजित के ऊपर 7 गुंडा एक्ट, 2 हत्या, 8 बलवा करने जैसे कई बड़े मामले दर्ज हैं। थाना के हिस्ट्री शीटर अजीज जो गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध है, उसकी 1 करोड़ 4 लाख 57 हजार रुपये मूल्य की संपत्ति 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। यह संपत्ति उसके द्वारा अपराध कारित कर अर्जित की गई थी। यह एक साथी किस्म का अपराधी है जिस पर 28 अभियोग लगे थे। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां प्रशांत किशोर राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर राहुल गांधी के घर पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी इस मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सियासी गलियारों में हलचल है क्योंकि प्रशांत किशोर राहुल गांधी के घर पर मौजूद हैं और वहां पे प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। तो चुनावी चाणक्य के रूप में प्रशांत किशोर की छवि है और ऐसे में वो राहुल गांधी के घर पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और वहां पर पहले से प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। पीएम मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले 126 भारतीय खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एथलीटों से बात करके खेलों में उनकी भागीदारी के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। आपको पता है भारत के 126 खिलाड़ी हैं, 18 तरह के खेलों में वो हिस्सा लेंगे, जिनमें से यूपी के भी 10 खिलाड़ी हैं जो शामिल हैं। ये किसी भी ओलंपिक में भारत भेजने वाला अब तक का सबसे बड़ा दल है। हाल ही में पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत एथलीटों की सुविधा के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की थी। तो चलिए हम रुक करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अविनाश, यूपी के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, गर्व की बात है। 10 खिलाड़ी यहां से शामिल हैं। किस तरीके का कार्यक्रम होगा, जरा बताइए दर्शकों को।
देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो जो भारतीय दल है ओलंपिक में शामिल होने के लिए वो 19 जुलाई को भारत से टोक्यो के लिए रवाना होगा। उसके ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, उनका हौसला अफजाई करेंगे कि इस बार ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन भारत करे, क्योंकि अभी तक जो भारत का सर्वोच्च प्रदर्शन रहा है वो 6 ओलंपिक मेडल रहे हैं जो कि भारत ने जीते हैं। इसलिए लिहाजा इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि भारत इस प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीत कर लाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 126 खिलाड़ियों से रूबरू होंगे, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाएंगे। और इनमें खास तौर से गौरव करने की बात यह भी है कि भारत से जहां 126 खिलाड़ी सबसे बड़ा दल जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से भी 10 खिलाड़ी जा रहे हैं जो कि मेरठ, बुलंदशहर, बनारस और इसके अलावा चंदौली के रहने वाले। ये सब तमाम सारे जो खिलाड़ी हैं छोटे छोटे जिले से आते हैं। इनकी जो प्रतिभा है वो इतनी बड़ी है कि अपनी प्रतिभा को अब ये दिखाने के लिए ओलंपिक जैसे खेल में शामिल होने जा रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री सभी की हौसला अफजाई करेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। जो ओलंपिक है उसे 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो टल गया था और इस बार 2021 में हो रहा है। 23 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी होगी ओलंपिक की, 24 जुलाई से खेलों का अविनाश, गंगा के दर्शकों के लिए जरा बताइए कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भागीदारी कैसी है, जरा हम जानना चाहेंगे, जिनसे आज मुलाकात भी होगी वर्चुअली पीएम की। देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ी हैं जो कि अलग अलग खेलों में शामिल हैं। इसमें अगर बात करें तो हॉकी में शामिल है, एथलीट में शामिल है, इसके अलावा तमाम सारे अन्य स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हैं जो कि आज प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, उनसे रूबरू होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री 126 खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका सफर अब किस तरीके से रहा है। संक्षेप में बातचीत की हालांकि होगी और उनको शुभकामनाएं देंगे कि ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करें, भारत का नाम रोशन करें। जो ओलंपिक में अगर खास तौर से बात की जाए तो जो खिलाड़ी हैं वो भारत के काफ़ी छोटे छोटे शहर से आते हैं। इनमें अगर बात करें तो जो बनारस है, चंदौली है, यहाँ से कई सारे खिलाड़ी आते हैं। इनमें मुख्यतः अगर हम बात करें, कुछ लोगों के नाम भी मैं लेना चाहूँगा। इसमें अगर बात करें तो प्रियंका गोस्वामी है, वो एथलेटिक्स में जिनका चयन हुआ है, मेरठ की रहने वाली है, काफ़ी छोटे इलाके से वो अभी आती है। इसके अलावा अगर बात करें तो वाराणसी से संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का, वहाँ से ललित कुमार उपाध्याय हैं जो कि भारतीय हॉकी टीम में जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो हॉकी के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे। कुल 10 खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश से जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और उनसे शुभकामनाएं देंगे उनको और उनको कहेंगे कि बेहतर प्रदर्शन करें और भारत का नाम रोशन टोक्यो में करें। बिल्कुल अविनाश, तो ये जो नाम है लगातार एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन पे निगाहें टिकी हुई हैं और बहुत सारी दुआएं भी होंगी। तो वर्चुअली इन्हें इकट्ठा एक जगह पर बातचीत करने के लिए पूरा सेटअप तैयार होगा। वक्त क्या होगा एग्जैक्ट? देखिए 5 बजे ये वक्त होगा और इसका आयोजन अगर पूरी तरीके से बात करें तो खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा जताई थी कि ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों से वो बातचीत करना चाहते हैं, उनके सफ़र को जानना चाहते हैं, अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और भारत को लेकर संदेश देना चाहते हैं। इसीलिए खेल मंत्रालय ने तमाम सारी तैयारियाँ की हैं, जिसके बाद आज 5 बजे वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 126 खिलाड़ियों से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनको अपनी शुभकामनाएं देंगे, उनके सफ़र के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे और बातचीत करेंगे। कुल 226 सदस्यीय दल जाना है भारत की ओर से, क्योंकि इसमें अगर बात करें सपोर्टिंग स्टाफ हैं, कोच हैं, तमाम सारे अन्य लोग हैं जो कि टोक्यो के लिए रवाना होंगे। 19 जुलाई को सबको रवाना होना है, 23 जुलाई को वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी है टोक्यो में। तो लिहाजा सभी खिलाड़ी पूरी तरीके से अब दिल्ली पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सबके रहने का और तमाम सारी सुख सुविधाओं का जो इंतजाम है वो खेल मंत्रालय लगातार कर रहा है। अब 19 जुलाई को सभी खिलाड़ी एक साथ एक विमान में टोक्यो के लिए रवाना होंगे, जहां पे फिर भारतीय दल वहां पे पहुंचेगा और फिर 23 जुलाई से जब ओलंपिक सेरेमनी शुरू होगी, 24 जुलाई जब खेलों का आयोजन शुरू होगा, तो भारत अपना जो खेल का हुनर है वो टोक्यो के ओलंपिक में दिखाएगा। अब देखना है कि भारत इस बार कितने मेडल जीत पाता है, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 6 मेडल जीतने का है भारत का। तो क्या उस रिकॉर्ड को तोड़कर इससे ज्यादा मेडल भारत जीत पाता है इस बार के ओलंपिक में? बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी और आशा के साथ ही आगे बढ़ेंगे और उनको खुद प्रेरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे। अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में पीसीएस अधिकारी की पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। पीसीएस अधिकारी की पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सगे भतीजे ने चाची की हत्या की है, ये खबर मिल रही है। हत्या करने के बाद खुद को भी फांसी लगाई है। तालकटोरा इलाके में भतीजे ने चाची की हत्या की है। इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी विवेक त्रिपाठी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, क्या है ये पूरा मामला? ये देखिए स्नेहलता, यहाँ पर तालकटोरा थाना क्षेत्र है, वहाँ राजाजीपुरम कॉलोनी है। राजाजीपुरम में रहते थे ये अनीता वर्मा, इनका नाम है, 45 साल की उम्र है। इनके पति घनश्याम वर्मा पीसीएस ऑफिसर हैं और प्रयागराज में तैनात हैं और ये इस समय ड्यूटी पर ही प्रयागराज में ही थे। यहाँ अनीता अपने 2 बेटों के साथ और
जो इनका भतीजा है अजीत वर्मा, वो भी साथ में ही रहता था। अजीत वर्मा की उम्र करीब 35 साल बता रहे हैं। कल रात को कुछ दोनों में आपस में अनबन हुई या झगड़ा हुआ। उस समय अनीता के दोनों बेटे साथ में नहीं थे। जो अजीत वर्मा है उसने अपनी चाची की गला दबाकर हत्या कर दी, ऐसी जानकारी मिल रही है। चूंकि उनके गले में निशान हैं दबाने के, और जो प्रेशर से जो चोटें आती हैं वो उस तरह की खरोचे भी हैं, चोटें भी हैं। तो उनकी बॉडी बाथरूम में पाई गई है। इसके बाद कमरे में इसका अजीत वर्मा की जो बॉडी थी वो फंदे से लटकी हुई थी। जब इसके बच्चे पहुंचे हैं, उन्होंने देखा है दोनों के शव, तो हड़कंप मच गया, उनके होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर सारी छानबीन की है, सारे साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं। ये बताया जा रहा है कि भतीजे और चाची के बीच में संबंध ठीक नहीं थे, दोनों में अनबन होती रहती थी। और अजीत वर्मा 35 साल का है, उसकी कोई नौकरी भी नहीं थी, उसके पास कोई काम भी नहीं था, बेरोजगार था और फ्रस्ट्रेशन में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब इस बात को लेकर क्या दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ है या फिर इसकी कोई और वजह है, ये भी छानबीन का विषय है। पुलिस के अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं और ट्राई कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सी वजह थी जो उसने अजीत ने अपनी चाची की हत्या की और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया, या इसके पीछे बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि अब तफ्तीश किस तरीके से आगे बढ़ती है और किस तरीके का सच निकलकर सामने आता है। आपका शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। अब बात मुख्तार अंसारी की। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल में मिलने वाली सुविधाएं अब बढ़ा दी गई हैं। उसे साधारण बंदी को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ कुछ खास सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। इसके तहत उसे एक मेज चौकी, अखबार, मच्छरदानी, पसंद का खाना, पंखा, सोने के लिए लकड़ी का तख्त, दरी और कॉटन की चादर के साथ एक जोड़ी चप्पल भी अलग से दे दी जाएगी। मुख्तार अंसारी को ये सुविधाएं जेल के नियम कानून के मुताबिक ही दी गई हैं। मुख्तार अंसारी को जनप्रतिनिधि होने का यहाँ फायदा मिला है। हालांकि जेल प्रशासन ने टीवी और कूलर जैसी चीजों की मांग और बाहर से खाना मंगाए जाने की मांग, इसकी तो अनुमति नहीं दी है। साथ ही प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी से जुड़े 11 आपराधिक मुकदमों की सुनवाई चल रही है। इसके अलावा मऊ में हुए डबल मर्डर केस का ट्रायल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रहा है। इस केस की सुनवाई के दौरान ही मुख्तार अंसारी की तरफ से बांदा जेल में खास सुविधाएं दिए जाने की मांग पिछले दिनों की गई थी। मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि वो 5 बार का विधायक है, करीब 25 साल से जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है, अभी किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। पिछले करीब 16 सालों से वो विचाराधीन कैदी के तौर पर जेल में ही है। हालांकि जेल मैनुअल के तहत मुख्तार की सुविधाएं बढ़ाए जाने के बाद बांदा जेल अधीक्षक के जवाब पर उन्होंने कहा कि प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार की मांग को औचित्यहीन माना है और इस मामले में कोई भी दखल नहीं दिया है। पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल शिफ्ट किए गए थे, बांदा जेल में रहते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद, जहां पर उनके 10 मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, विचाराधीन हैं, उनसे मांग की थी कि उनको जो एक विधायक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो जेल मैनुअल के धारा 432 के अनुसार उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लिहाजा उनको सारी सुविधाएं दी जाए। जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक बांदा से रिपोर्ट मांगी थी। जेल अधीक्षक बांदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जेल मैनुअल के अनुसार जो भी सुपीरियर क्लास में एक विधायक को सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सारी सुविधाएं इनको मुहैया कराई जा रही है और किसी अन्य सुविधा की कोई इनको आवश्यकता नहीं है। जिस के बाद उस रिपोर्ट आने के बाद उनकी उस प्रार्थना को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में वो सभी सुविधाएं मिली हुई हैं जो एक विधायक होने के नाते जेल मैनुअल के आर्टिकल 432 के तहत उसे मिलनी चाहिए थे। इस बारे में बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जेल अधीक्षक के जवाब के बाद स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मांग को औचित्यहीन माना है और इस पर आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जेल अधीक्षक के जवाब में ये कहा गया है, उसकी चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि कूलर देने और बाहर से खाना मंगाने की मांग को सुरक्षा के मद्देनज़र मंजूर नहीं किया जा सकता है और ऐसा जेल मैनुअल में कोई प्रावधान भी नहीं है। और गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र में लगातार चोरी का सिलसिला जारी है। आज राधे श्याम पार्क इलाके से एक कार चोरी हो गई, लेकिन चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
फिलहाल साहिबाबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। चर्चा चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी सरकार बिल ला सकती है। इसको लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। मायावती ने योगी सरकार के फैसले की टाइमिंग को लेकर सवाल दागे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा है नया बिल, इसके गुण दोष से अधिक इसकी राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता और इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति और नियति दोनों पर शक और सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम, चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। और अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यूपी भाजपा सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो ये काम सरकार को तब ही शुरू कर देना चाहिए था जब इनकी सरकार बनी थी, और फिर इस बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करती तो यहाँ विधानसभा चुनाव के समय तक अब तक नतीजे भी मिल सकते थे। और ट्वीट करती हैं मायावती, कहती हैं यूपी और देश की जनसंख्या को जागरूक, शिक्षित, रोजगार युक्त बनाकर उसे देश की शक्ति और सम्मान में बदलने में विफलता के कारण भाजपा अब कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही जोर जबरदस्ती और अधिकतर परिवारों को दंडित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहती है, जो कि जनता की नजर में घोर अनुचित है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर एक तरफ सियासी बयानबाजी चल रही है तो दूसरी तरफ सरकार भी तेजी से कदम बढ़ा रही है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ यादव ने मांग की है कि 2 बच्चों से ज्यादा वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में नया जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रस्तावित कर दिया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही ये कानून के रूप में उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर हरनाथ सिंह यादव जी हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपने सर क्या मांग की अपने प्राइवेट मेंबर बिल में? जनसंख्या की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण से सारा देश जो है गहरे संकट में फंस गया है। जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए हमने प्राइवेट मेंबर बिल डाला है और उसमें हमने प्राविधान कुछ बनाए हैं और उसमें हमने कहा है कि 2 बच्चों का प्रावधान होना चाहिए और 2 से अधिक जो बच्चे पैदा करें उनकी सबकी सरकारी सारी सुविधाएं कठोरता के साथ बंद होनी चाहिए। देश की सुख समृद्धि के लिए और देश के सामने जो अनेक प्रकार की संकट हैं इन पर काबू पाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना आवश्यक है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि बीजेपी भी चाह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 सालों में परिस्थितियां रही हैं, चाहे वो कोरोना काल को रहा हो, चाहे आंदोलन को लेकर रहा हो, उन तमाम सारी स्थितियों को सामान्य होने के बाद जाहिर तौर से बात है कि बीजेपी भी इस कानून को लागू करवाएगी, जिससे कि देश में जनसंख्या नियंत्रित हो सके। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली।